हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज मैं यूजी 5th सेमेस्टर वालों के लिए समाज शास्त्र से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी फर्स्ट का, जो कि आपका होता है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। 5th सेमेस्टर में आपके समाजशास्त्र के 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रथमतः कॉम्ट ने इस विज्ञान को सामाजिक भौतिक शास्त्र यानी सोशल फिजिक्स के नाम से बोधित किया, परंतु 1838 ईस्वी में इसे समाजशास्त्र का नाम दिया गया तथा इसी नाम से आज इस विषय को जाना जाता है। कॉम्ट को समाजशास्त्र विषय का जनक केवल इसीलिए नहीं माना जाता कि इन्होंने इस नवीन विषय को प्रथमतः नाम प्रदान किया, अपितु इसलिए भी कि इन्होंने इस विज्ञानों का संस्तरण में तार्किक व उचित स्थान दिलवाने में तथा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति, जिसे वे प्रत्यक्षवाद कहते हैं, के प्रयोग की संभावना को जोरदार शब्दों में व्यक्त करने में भी सफलता प्राप्त की। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिख देना है। आइए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के सावयव सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर का सावयव सिद्धांत क्या है। हर्बर्ट स्पेंसर का समाजशास्त्र में योगदान 2 प्रमुख विचारों पर आधारित है। प्रथम है विकासवाद का सिद्धांत तथा द्वितीय सावयव सिद्धांत। राज्य की प्रकृति के सावयव सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। इसे आंगिक सिद्धांत, सावयवी और जैविक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की तुलना एक जीवधारी यानी ऑर्गेनिज्म से की जा सकती है। व्यक्तियों का राज्य से वही संबंध है जो कोशिकाओं यानी सेल्स का शरीर से होता है। राज्य वस्तुतः एक जीवित संगठन है, जैसे पौधे, पशु, मनुष्य आदि। जिस प्रकार एक देहधारी विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है तथा प्रत्येक अंग के अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक उसी तरह राज्य के विभिन्न अंग व्यक्ति होते हैं और उन सबके अपने अलग अलग कार्य होते हैं। तो यही सिद्धांत दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, जो कि उनका सावयव सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, दुर्खीम की समाजशास्त्र की अवधारणा क्या है। तो दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, अर्थात इसमें सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में वे कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके शामिल हैं जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तथा जो अपनी दबाव की शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। इनके अनुसार एक सामाजिक तथ्य काम करने का वह प्रत्येक ढंग है जो निर्धारित अथवा अनिर्धारित है और जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने के योग्य है, अथवा काम करने का वह प्रत्येक तरीका है जो एक निर्दिष्ट समाज में सर्वत्र सामान्य है और साथ ही व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से स्वतंत्र वह अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। श्रम विभाजन, आत्महत्या, धर्म विधि यानी कानून इत्यादि सामाजिक तथ्यों के ही कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जिनका अध्ययन स्वयं दुर्खीम ने किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, समाजशास्त्र की परिभाषा लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन लगभग सभी ईयर के स्टूडेंट के सोशियोलॉजी के पेपर में जरूर देखने को मिलता है, तो आपको यह भी क्वेश्चन जरूर याद करके जाना है। अधिकांश विद्वान जैसे कि ओडम, वार्ड, गिडिंग्स आदि समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन या समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। यही दृष्टिकोण अधिकांश प्रारंभिक समाजशास्त्रियों का भी रहा है, जिन्होंने समाज का समग्र रूप में अर्थात इसे एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करने पर बल दिया है। ऐसे विद्वानों की परिभाषाएं निम्नलिखित है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, और जिस बर्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये कुछ परिभाषा हैं जो आपको याद करनी जरूरी है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, इतिहास दर्शन की परिभाषा लिखिए। तो डॉक्टर झारखंडे चौबे का कथन है, इतिहास संस्कृति या व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिभा के उत्कीर्णन की प्रक्रिया की संज्ञा है। परिणामतः इतिहास दर्शन इस उत्कीर्ण की प्रक्रिया को अपनी ओर उन्मुक्त करना मात्र है। उत्कीर्ण अनिवार्यतः आत्मनिरीक्षण को पूर्व कल्पित करता है। इस प्रकार इतिहास को इतिहास दर्शन कहना उचित प्रतीत होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के 3 प्रकार कौन से हैं, या दुर्खिम के अनुसार विभिन्न प्रकार की आत्महत्याओं की विवेचना कीजिए। तो जैसा कि दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के 3 प्रकार है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि अहमवादी आत्महत्या किसे कहा जाता है, या परार्थवादी आत्महत्या किसे कहा जाता है, या अप्रमाणित आत्महत्या किसे कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार से एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आत्महत्या सामाजिक तथ्य है जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। दुर्खिम ने आत्महत्याओं का वर्गीकरण कारणों के आधार पर किया है। उन्होंने आत्महत्या की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया है। प्रत्येक प्रकार की आत्महत्या का एक भिन्न कारण है। दुर्खिम द्वारा बताई गई 3 प्रकार की आत्महत्याएं निम्नलिखित है। पहली आत्महत्या हो जाती है अहमवादी आत्महत्या। यह आत्महत्या, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अति व्यक्तिवाद या अहम के कारण होती है। इस प्रकार की आत्महत्या समाज तथा पारिवारिक संश्लिष्टता के ढीले अथवा अव्यवस्थित होने की परिस्थितियों में पाई जाती है। व्यक्तिवाद के कारण सभी व्यक्ति अपनी अपनी स्वसिद्धि में लगे होते हैं तथा कोई किसी की परवाह नहीं करता। व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, जो कि अहम के लिए खतरनाक स्थिति है, जिससे बचने के लिए व्यक्ति कई बार आत्महत्या कर लेता है। आधुनिक समाजों में व्यक्तिवादिता, स्वार्थ सिद्धि, व्यक्तिगत संबंधों के बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार की आत्महत्या बढ़ती जा रही है तथा समाज और पारिवारिक संगठन में एकीकरण की कमी इसका प्रमुख कारण है। इसके बाद दूसरी आत्महत्या है परार्थवादी आत्महत्या। यह आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या का विपरीत रूप है, यानी यह अहमवादी आत्महत्या का उल्टा रूप है, क्योंकि यह समाज अथवा समूह में अत्यधिक एकता या घनिष्ठता का परिणाम है। अति संश्लिष्टता के कारण व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खो देता है तथा वह जो करता है अथवा सोचता है वह सब सामूहिक दृष्टि का परिणाम होता है। अत्यधिक एकता व्यक्तियों के व्यक्तित्व को निगल जाती है तथा समूह नैतिक आधार पर अथवा मनोवैज्ञानिक आधार पर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। प्राचीन तथा अन्य आदिम समाजों में जहां सामूहिक चेतना अत्यधिक होती है, इस प्रकार की आत्महत्याएं पाई जाती हैं। इनमें आत्महत्या एक कर्तव्य अथवा उत्तरदायित्व समझा जाता है। हिंदू में पाई जाने वाली सती प्रथा आत्महत्या के इस प्रकार का ही उदाहरण था। इस आत्महत्या में समाज अथवा समूह ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि जिससे ऐसी परिस्थितियों में फंसे व्यक्ति से आत्महत्या की अपेक्षा की जाने लगती है। फिर भी दुर्खिम का कहना है कि इस प्रकार की आत्महत्या अनिवार्य न होकर ऐच्छिक ही है। इसके बाद तीसरी आत्महत्या है अप्रतिमानित आत्महत्या। कई बार आकस्मिक अथवा अस्वाभाविक परिवर्तन तीव्रता से व्यक्ति के लिए अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा कर देता है, जिससे व्यक्ति अनुकूलन नहीं कर पाता तथा तनाव और अशांति से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या कर लेता है। उदाहरण के लिए दुर्खिम का कहना है कि आर्थिक तथा राजनीतिक संकट आत्महत्या की दर को बढ़ावा देते हैं। आर्थिक संतुलन में तीव्र परिवर्तन अथवा आकस्मिक आर्थिक उतार चढ़ाव व्यक्ति पर सकारात्मक दबाव डालते हैं, जिसके कारण व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। आधुनिक समाजों में अप्रतिमानित आत्महत्या एक नियमित आत्महत्या बन चुकी है। उदाहरण के लिए एक ऐसे व्यक्ति को लें जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न और प्रतिष्ठित है। अचानक उसके व्यापार में बहुत बड़ा घाटा आ जाए। ऐसी स्थिति में वह यह नहीं सोच पाता कि वह क्या करे। सब कुछ बेचकर भी देनदारियां पूरी नहीं हो पाती। जीवन यापन के जिन आदर्शों के साथ वह अब तक जीवन व्यतीत कर रहा था, वे अब उसकी पहुंच के बाहर हो जाते हैं और नए आदर्शों से उसका परिचय नहीं है, वे उसे उपलब्ध भी नहीं है। दिवालियापन की स्थिति मानो उसे आदर्श विहीन कर देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन का अंत कर लेता है। अगला प्रश्न है, पेरेटो की समाजशास्त्र की अवधारणा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, पेरेटो का समाजशास्त्र ठोस प्रमाणों व तथ्यों पर आधारित है, जो कि वास्तविक निरीक्षण के आधार पर एकत्रित किए जाए। पेरेटो
कल्पना से घृणा करते थे और दर्शन से दूर रहना चाहते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि तार्किक प्रयोगात्मक समाजशास्त्र की पद्धति पूर्णतया प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति के अनुरूप होगी। इस पद्धति का उद्देश्य अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों की भांति अत्यधिक जटिल घटनाओं को उनकी प्रयोग सिद्ध समानताओं को ढूंढ निकालकर सरल घटनाओं के रूप में प्रस्तुत करना है। जटिल से जटिल घटनाओं को सरल बना देने की शक्ति ही वैज्ञानिक पद्धति की कसौटी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पेरेटो के अनुसार संतुलन क्या है? तो पेरेटो के अनुसार समाज में विभिन्न प्रकार के अंतर संबंधित एवं अंतर्निर्भरित तत्व होते हैं जो अंत प्रक्रियाओं के माध्यम से संतुलन स्थापित करते हैं तथा व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करते हैं। समाज का अपना संतुलन बिंदु होता है और उसके परिवर्तन से नए संतुलन की स्थापना हो जाती है जो समाज को निरंतरता प्रदान करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, पूंजीवाद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म। तो पूंजीवाद ऐतिहासिक बौद्धिकवाद के सिद्धांत के आधार पर ही उत्पादन की शक्ति और संघर्ष की सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित होती है। उत्पादन के पूंजीवादी प्रत्यय ने उत्पादन के सामंतवादी तरीकों को परिवर्तित किया। पूंजीवादी उत्पादन सामाजिक होता है लेकिन उत्पादन के साधन पर स्वामित्व व्यक्तिगत। उत्पादन के साधन पर इस निजी स्वामित्व के कारण वेतनभोगी मजदूरों का शोषण होता है। उत्पादन का सामाजिक होना व उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होना पूंजीवाद का बुनियादी अंतर विरोध है। वेतनभोगी मजदूरों का शोषण मूल रूप से अतिरिक्त मूल्यों के आधार पर संचालित होता है। यह बुनियादी अंतर विरोध पूंजीवाद के संकट के रूप में परिलक्षित होता है। कार्ल मार्क्स के शब्दों में उत्पादन के साधन का केंद्रीकरण व श्रम का सामाजिकरण पूंजीवाद को असंतोष की चरम अवस्था पर पहुंचा देगा और पूंजीवादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असंगत सिद्ध होगा। यह असंतोष बाहर निकलेगा और पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधन के स्वामित्व की समाधि का कारण बनेगा। शोषण करने वालों को बेदखल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वेबर की कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं। इन्हें भी आपको पढ़कर जाना है क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी रचना के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये रचनाएं किसकी है, तो इन्हें आपको जरूर पढ़कर जाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, वेबर का सामाजिक क्रिया सिद्धांत क्या है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वेबर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इसमें मैक्स वेबर ने कहा है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में निरंतर किसी न किसी प्रकार की क्रिया करता रहता है और इस प्रकार की सामाजिक क्रिया में व्यक्ति एक अभिनेता होता है और जब वह क्रिया करता है तो उसमें उसका व्यक्तिगत जुझाव शामिल होता है। सामाजिक क्रिया का तात्पर्य उस क्रिया से होता है जिससे दूसरे लोग प्रभावित हों, अर्थात उस क्रिया का कुछ अर्थ निकलता हो। वेबर समाजशास्त्र को एक दिशा प्रदान करना चाहते थे और इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध का प्रयास करता है जिससे कि उसकी दिशा और परिणाम के कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट किया जा सके। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज के निर्माण में पुनर्जागरण एवं ज्ञानोदय को विकसित करने में फ्रांस की क्रांति का जितना हाथ है उससे भी कहीं अधिक गहरा और व्यापक निर्णयकारी प्रभाव औद्योगिक क्रांति का पड़ा है। औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश इंग्लैंड में हुआ। यह आपको याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड से ही प्रारंभ हुई थी। 1750 ईस्वी में इसका प्रारंभ वर्ष माना जाता है, यद्यपि इसे पूरा होने में 100 वर्षों का समय लगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन की जिस शैली का प्रारंभ किया और जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए वह 1750 से 1850 के मध्य विश्वव्यापी हो गए। तो यह आपको इसका उत्तर लिख देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया क्या है? मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था का आधार अतिरिक्त मूल्य बताया है जो मुनाफाखोरी को आश्रय देता है। पूंजीपति का उद्देश्य अधिकतम मुनाफा कमाना है, अतः वह खरीदता न्यूनतम दर पर है और बेचता अधिकतम दर पर है। मार्क्स कहते हैं मजदूर को वह कीमत दी जाती है जो एक वस्तु की भांति उसके श्रम की होती है, जिससे वह मानव वस्तु
अर्थात श्रम बराबर प्राप्त होता रहे, अर्थात वेतन या मजदूरी केवल उसके परिवार के जीवित रखने योग्य जीविका के साधन के बराबर होती है। इससे समाज में दो वर्ग उत्पन्न होते हैं, बुजुर्ग वर्ग तथा सर्वहारा या मजदूर वर्ग। इन दोनों में ही अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, जो वर्ग संघर्ष कहलाता है। तो मार्क्स ने इसी को वर्ग संघर्ष कहा है। इस संबंध में मार्क्स के निम्नलिखित विचार महत्वपूर्ण है। पहला विचार उन्होंने दिया है, संपूर्ण समाज अधिकाधिक दो महान विरोधी समूह में विभाजित हो रहा है जो एक दूसरे का प्रत्यक्ष विरोध करते हैं। ये वर्ग है बुजुर्गा और सर्वहारा। बुजुर्गा अपनी कब्र खोदने वालों की ही अधिक उत्पत्ति करता है, इसका पतन, और सर्वहारा की विजय अपरिहार्य या अवश्यभावी है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया क्या है, यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शन। तो प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया समाजशास्त्र की वह मानवीय अध्ययन पद्धति है जिसमें यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने विचारों और क्रियाओं को कुछ विशेष प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त करता है तथा व्यक्ति की परिस्थितियों के संदर्भ में ही उसकी क्रियाओं के सही अर्थ को समझा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पार्सन्स के अनुसार अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। पार्सन्स के अनुसार किसी भी सामाजिक क्रिया को करने के लिए कई कारकों पर विचार करना पड़ता है। क्रिया के पीछे मुख्य रूप से जो अभिप्रेरक होते हैं, कर्ता उन्हें देखता है। तो अभिप्रेरक तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञानात्मक अभिप्रेरक, यानी यह अभिप्रेरक क्रिया से जुड़ी जो भी सूचनाएं होती हैं उसे कर्ता को देता है। संवेगात्मक अभिप्रेरणा, इनके साथ कर्ता का संवेगात्मक जुड़ाव होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को घूमने में आनंद मिलता है। इसके बाद मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरणा, कर्ता जिन क्रियाओं को कर रहा है वे उसके लिए कितनी लाभकारी है, कर्ता उसे मूल्यांकनात्मक दृष्टि से देखता है। वह व्यक्तिगत लाभ हानि को मूल्यांकन द्वारा देख लेता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, G.H. मीड के अनुसार प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, वहीं समाज मनोवैज्ञानिक G.H. मीड ने इस सिद्धांत में प्रयुक्त अवधारणाओं तथा तर्कों को विवेचित किया। मीड ने इस सिद्धांत के माध्यम से समाज में व्यक्ति की अंत्यक्रियाओं के व्यवहारिक पक्ष को समझाने पर बल दिया। उनका मानना था कि व्यक्ति अपनी अंत्यक्रियाओं का निर्धारण स्वयं करता है। साथ ही वे ये भी मानते हैं कि व्यक्तियों के मध्य अंत्यक्रिया से ही समाज का निर्माण होता है। उनके अनुसार ये अंत्यक्रियाएं सामाजिक उत्तेजना का परिणाम होती है, अर्थात एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया दूसरे व्यक्ति को उत्तेजना देती है। उन्होंने व्यक्ति के हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति, स्वर अभिव्यक्ति, आसनिक अभिव्यक्ति यानी पोस्चर्स, हंसी तथा भाषा आदि को मानवीय अंत्यक्रिया के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तेजना का माध्यम माना है। अतः ये सभी कारक प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया के महत्वपूर्ण साधन का कार्य करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकार्य तथा अकार्य में क्या अंतर है। तो प्रकार्य तथा अकार्य में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। पहला अंतर है, प्रकार्य संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं, जबकि अकार्य संतुलन में बाधा पहुंचाते हैं। दूसरा है, प्रकार्य समाज अथवा किसी भी समग्र में निरंतरता बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं, जबकि अकार्य इस निरंतरता में बाधा पहुंचाते हैं। प्रकार्य किसी भी संरचना के अभीष्ट यानी वांछित या इच्छित परिणाम होते हैं, जबकि अकार्य अवांछित परिणाम होते हैं। प्रकार्य किसी भी संरचना की इकाइयों के बीच अनुकूलन एवं सामंजस्य बनाए रखने में योगदान देते हैं, जबकि अकार्य इकाइयों में असामंजस्य उत्पन्न करते हैं। प्रकार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करते हैं, जबकि अकार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा पहुंचाते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने पार्सन्स की कुछ प्रमुख कृतियाँ लिखी हैं। यदि आपके एग्जाम में कृतियाँ पूछी जाती है तो आपको इसका उत्तर लिख देना है। यहाँ पर कुछ पेरेटो की रचनाएं दी गई है, इन रचनाओं को भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कृतियों के आधार पर, जो कि आपको याद रखने जरूरी होते हैं। तो ये सभी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। आपके एग्जाम में इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन आंसर जरूर याद करके जाने हैं। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।